साधारण बातों से लेकर विशेष बातें जो कुछ हुई हैं पिछले 10-12 वर्षों में पब्लिक सेक्टर के द्वारा, वो हम लोगों के सामने लाएं। अभी क्या होता है, एक साइडेड पिक्चर पूरे देश में प्रचारित किया जा रहा है। पब्लिक सेक्टर हरामखोर है, सफेद हाथी है, ये बर्बाद हो रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। ये इसलिए कि इनको खत्म करने के लिए सरकार तैयार बैठी है। तो इस तरह का दुष्प्रचार हो जाए, लोग स्वीकार कर लें कि हाँ, और एक झूठ को बार बार बोलो, थोड़े दिन में सच लगने लगता है। आप रोज बोलो सफेद आती है, तो जनता मान ही लेगी कि हाँ है। तो फिर जिस दिन बंद होगा, जनता को कोई दुख नहीं होगा और ये बेचारे अकेले मर जाएंगे, क्योंकि ये विरोध नहीं कर पाएंगे, अकेले उतनी दम नहीं। तो मेरा ऐसे मन में आता है कि हिंदुस्तान के साधारण लोगों को एजुकेट करने के लिए कम से कम पब्लिक सेक्टर के बारे में छोटी छोटी बातें, साधारण बातें पहुंचाई जाएं लोगों के पास। जैसे आज हिंदुस्तान में 76,000 मेगावाट बिजली बन रही है। आजादी मिली थी तो मुश्किल से 6,000 मेगावाट बिजली बनती थी, वो भी मुश्किल से। तो ये 76,000 मेगावाट बिजली किसने दिया इस देश को बना के? अमेरिका की कंपनी ने, इंग्लैंड की कंपनी ने, भारत की कंपनी ने, एनटीपीसी या स्टेट की जो पावर कंपनियां हैं राज्यों की, उन्होंने दिया। और 1 लाख मेगावाट की कैपेसिटी है, 2-3 साल में आ जाएगा वहां तक, वो भी उन्होंने दिया। एनरॉन एक विदेशी कंपनी आया था, 1 मेगावाट अभी तक हिंदुस्तान को नहीं दे पाया। इतने साल से तमाशा चल रहा, लोगों को ये मालूम होना चाहिए। ऐसे ही हिंदुस्तान के 3 लाख गांव में पीने के पानी की जो व्यवस्था आज तक हो पाई है, आप जानते हैं इसमें फंड्स किसके इस्तेमाल हुए हैं? LIC के, GIC के। गांव में पीने के पानी की व्यवस्था में LIC, GIC के पैसे का इस्तेमाल हुआ है, सरकार के पैसों से नहीं है, माने सरकार के बजट के खर्चे में से नहीं आए। ऐसे ही इतनी 14,000 किलोमीटर सड़कें हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर के भारत सरकार को दिए गए मुनाफे में से 14,000 किलोमीटर की सड़कें बनी है। रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क बना है जो दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये कहां से खड़ा हुआ है? कोई विदेशी कंपनी ने नहीं खड़ा किया, हिंदुस्तानी रेलवे ने खड़ा किया है। और आज उस रेलवे को गाली देके इस स्थिति में ला दिया है कि वो डिफेंसिव हो जाए, और डिफेंसिव होते चले जा रहे हैं बेचारे, और छट्टी होती जा रही है, विद्रोह नहीं हो रहा पूरे देश में। तो ये बैंकों ने, बीमा कंपनियों ने, रेलवे ने, हमारे एनटीपीसी ने, हमारे तमाम दूसरे सेक्टर ने जो कुछ समाज के लिए किया है, इस पर अगर 1-1, 2-2 पन्ने का भी मटेरियल सेक्टर वाइज तैयार करें, छोटी बुकलेट बने, सरल भाषा में बने, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु में बने, स्लाइड्स बने, गांव-गांव जाकर उनको दिखाया जाए, तो ये बिल्कुल उलट जाएगा। जनता कहेगी अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको तो मालूम ही नहीं था। जब मालूम होने लगेगा तो जनता को समझ में आएगा कि हरामखोर ये नेता हैं जो लगे हैं कौड़ी के भाव में पूरे देश की संपत्ति को बेचने के लिए। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ये क्या करने जा रहे हैं, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया। और WTO की कंडीशन में क्या करने जा रहे हैं? दिल्ली का एयरपोर्ट दुनिया का अकेला ऐसा एयरपोर्ट है जिसके पास 6,000 एकड़ जमीन है, किसी एयरपोर्ट के पास नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है सऊदी अरब में, जिद्दाह में, उनके पास भी इतनी जमीन नहीं। सिंगापुर के पास नहीं, अमेरिका के किसी एयरपोर्ट के पास इतनी जमीन नहीं। 6,000 एकड़ जमीन है उनके पास, और उस पूरे एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर 1,400 करोड़ रुपए में बेचने जा रहे हैं फ्रांस की एक कंपनी को। जबकि जिस स्थान पर यह दिल्ली का एयरपोर्ट है वहां 1 एकड़ जमीन की कीमत इस समय 20 करोड़ रुपए है। 1 एकड़ जमीन की कीमत 20 करोड़ रुपए, जहां पर ये एयरपोर्ट है, गुड़गांव दिल्ली के बीच में। 6,000 एकड़ जमीन है, कितने का हो गया? 1,20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं 1,400 करोड़ में। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर यह हो रहा है। और इसका माहौल कैसे बनाया है? 2 साल से दिल्ली एयरपोर्ट के खिलाफ कैंपेन किया जा रहा है पूरे देश में, हमारे ही मंत्रियों के द्वारा। यहां के कर्मचारी निकम्मे हैं, ये इनएफिशिएंट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें ये तकलीफ है, वो तकलीफ। अभी मैं थोड़े दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक सभा संबोधित करने गया, तो मैंने वहां के जनरल मैनेजर को कहा मुझे पूरा एयरपोर्ट घुमाओ। उन्होंने कहा क्या देखना चाहते हैं? मैंने कहा आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो टावर है ये मुझे देखना है। कहने लगे क्यों? मैंने कहा इससे अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कीमत क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी औकात क्या है।
मैं ले गया, वो मुझे ले गए देखने के लिए। वो मैंने जो देखा और उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन करना शुरू किया और जो उन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, मैं दंग रह गया। दुनिया में इतना बेहतरीन एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर फ्रांस में भी नहीं है, जर्मनी में भी नहीं। उस अकेले टावर को अगर बेचे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो 600 करोड़ मिलता है और 1400 करोड़ में पूरा एयरपोर्ट बेचने जा रहे हैं। अब जनता को मालूम नहीं है। दिल्ली एयरपोर्ट की विशेषता यह है, इनके पास 6000 एकड़ जमीन है। कल को समझौता हो जाएगा, अखबार में खबर आएगी दिल्ली एयरपोर्ट फ्रांस की कंपनी ने खरीद लिया। और कर्मचारी बेचारे मुंह बंद करके बैठे हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोले कैसे, उनसे पगार पाते, सैलरी पाते। और ये जो प्रॉपर्टी है, मैंने एक दिन उनसे पूछा कि अगर ये 6000 एकड़ जमीन, इसमें इस्तेमाल कितनी हो रही है? तो उन्होंने कहा मुश्किल से इसमें 50-60 एकड़ जमीन इस्तेमाल हो रही है रनवे में और ये सब वगैरह, बाकी खाली पड़ी है। मैंने कहा इसमें खेती करना चालू कर दो तो साल का कम से कम 50-60 करोड़ का तो प्रोडक्शन यहां हो सकता है। तो उन्होंने कहा राजीव भाई खेती तो छोड़ो, हम यहां गोल्फ क्लब बना दें और उसमें एंट्री फीस रख दें तो साल का 1400 करोड़ तो हम इसी से कमा के दे सकते हैं सरकार को, गोल्फ कोर्स बना के। क्योंकि जितनी विदेशी फ्लाइट आती है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट रात को अक्सर आती हैं, उनमें कई बार ऐसा होता है कि एक एक दिन वो लोग ठहरते हैं, फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ के वो गोल्फ खेलेंगे, फीस लगा दो, साल का 1400-1500 करोड़ इसी से आ सकता है। पूरा एयरपोर्ट इतने में बेच रहे हैं, 1400 करोड़, और बिना किसी बिड के। माने कोई इंटरनेशनल टेंडर इनवाइट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फ्रांस की कंपनी को सामने से बुला लिया। क्यों? समझौता हो गया है सरकार का, कुछ लेन देन हुआ होगा उसमें। अब एक दिल्ली एयरपोर्ट बिकेगा, फिर बंबई बिकेगा, फिर सब बिकेगा। ऐसे सरकार की माने बेईमानी और हरामखोरी में देश की संपत्ति बिक रही है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन। अब जनता इसमें बगावत कर सकती है जब उसको पूरी बात मालूम। जब मुझे पता चला दिल्ली एयरपोर्ट की वास्तविकता, मैंने दिल्ली की 4-5 मीटिंगों में कह दिया, लोगों का खून उबल गया, जी कैसे कर सकते हैं, हम देखेंगे सरकार को। अगर यही बात पूरे देश में प्रचारित हो जाए तो जनता खड़ी हो जाएगी। तो जनता के सामने कोई सरकार नहीं टिक सकती। कर्मचारियों को तो वो झुका सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं झुका सकते। तो मेरा यह कहना है कि हम सब मिलकर भारत की जनता के पास ये सब मुद्दे लेके जाएं, सरल सरल भाषा में, कम शब्दों में, सरल सूत्रों में उनको ये जानकारियां दें कि भारत के पब्लिक सेक्टर ने क्या किया है, बैंक ने क्या किया, बीमा ने क्या किया, इसने क्या किया, इसने, और WTO और प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सरकार क्या करने जा रही है। जब समझ बनेगी तो बात आगे बढ़ेगी। अब उसके तरीके क्या हो सकते हैं? तरीके बहुत हो सकते हैं। हम CD बनाएं, गांव गांव में दिखाएं, पत्रक बांटें, टेलीफोन, ये लोकल अगर टीवी चैनल है उसके माध्यम से कहें, अखबारों में लिखें, और सबसे अच्छा जो भाई ने कहा कि रेडियो पे कहें। अपना कोई रेडियो स्टेशन हो तो शायद कहे, सरकार तो इसको कहने नहीं देगी। अपना कोई टीवी चैनल हो तो उस पर ये सब बातें, एक एक बात की पोल खोलें, सरकार जो कर रही है, WTO में जो हो रहा है और वास्तविकता क्या है। तो देश बचने के लिए रास्ते खुलते हैं, लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए सरकार ये सब करती चली जा रही है। जैसी जानकारी होती है, लोग तो सरकार को कुछ नहीं करने देते। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले सवेरे उदाहरण दिया, हरियाणा के लोगों को जब तक मालूम नहीं था वैट क्या है, वो चुप रहे, और चौटाला ने वैट लागू कर दिया। लागू होने के बाद जब तकलीफें आना शुरू हुई, उन्हीं हरियाणा के लोगों ने चौटाला को कान पकड़ के नीचे उतार दिया। चौटाला के पास पहले 54 सीटें थी जब पिछली सरकार आई, अभी उसके पास 9 सीटें हैं। खुद हार गया बुरी तरह से। तो जनता को जब पता चला तो उन्होंने जवाब दे दिया। ऐसे ही हर क्षेत्र में जनता को पता चले तो सरकार को सबक जनता सिखा सकती है। तो ये समस्या है, उसका विश्लेषण और समाधान, हर समस्या का समाधान हम अपने ही तरीके से करें, वही अच्छा है। अब इसमें एक बात वो अंत में आके खत्म होती है कि कौन करे इस काम को, हम सब करें।